नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी। आज हम बात करेंगे हमारे किताब के बारे में। एक किताब हमने भी लिखा है। अभी तक हम दूसरे के किताब में बारे में बात कर रहे थे। और जैसे आप मेरे दाहिने तरफ बैकग्राउंड में देखेंगे, कुछ 2 दिन से हम बात कर रहे थे विलफुल इग्नोरेंस, द मिस मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब जान के या जाने में या अनजाने में हम जो शोध करता है, जो रिसर्चर्स है, कुछ अनकंफर्टेबल फैक्ट्स है जो उनको समझ में नहीं आता, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो वो इग्नोरेंस हो जाता है उनका। और अनसर्टेनिटी को हम मेजर कर रहे हैं, रिसर्च में हम ट्रूथ को ढूंढ रहे हैं। और ट्रूथ को हम मिस मेजर कर जाते हैं अनसर्टेनिटी, क्योंकि ये हम जो स्टैटिस्टिकल मॉडल, आजकल एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का सबसे बड़ा नींव क्या है? आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स। तो आंकड़े जो है, उसके ऊपर पूरा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का जो पूरा बिल्डिंग है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का जो इमारत है, वो आंकड़े जो है, स्टैटिस्टिक्स जो है, उसका एक फाउंडेशन है, उसका नींव है। अगर फाउंडेशन कमजोर होगा तो हमारा कभी भी इमारत नीचे आ जाता है। और इसीलिए अभी कई शोधकर्ता है। एक तो लीडिंग जो रिसर्चर है वर्ल्ड के, जॉन योनिट्स, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा कि आज से 20 साल पहले उन्होंने एक रिसर्च करके लिखा था कि 50% जो रिसर्च पेपर्स है उसको हम विश्वास नहीं कर सकते। ये नहीं कि बेईमानी से लोग रिसर्च किया है इसलिए नहीं, कुछ मात्रा में लोग बेईमानी भी करते हैं। आजकल शायद ज़्यादा कर रहे हो, पर 20 साल पहले उन्होंने लिखा था कि बेईमानी अगर नहीं भी करें, पर जो मेथड्स इस्तेमाल करते हैं उसमें कई चीज़ें ऐसे नज़रअंदाज हो जाते हैं, अनजाने में ही नज़रअंदाज हो जाते हैं। और वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं, और सिंप्लीफाई होने से हमारा जो ट्रुथ के किनारे हो जाते हैं। तो ये सब तो उनका लेख था, फिर हमने जो किताब लेख था। तो आज से 20 साल पहले ही हम लोगों ने, मैं और हमारे कुछ सहयोगी थे, उस टाइम मैं एफएमसी में था, और हमारे एक बहुत ही नज़दीकी सहयोगी और मित्र, वो प्रोफेसर थे साइकियाट्री डिपार्टमेंट में, और मैं एपिडेमोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन में था। तो हम लोग ने इकट्ठे भी कई काम किए थे, आर्म फोर्सेस में रिसर्च किए थे, सोल्जर्स में स्ट्रेस का रिसर्च किया था, और भी साइकोलॉजिकल, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट होता है फोर्सेस में, आर्म फोर्सेस में। और वो तो हमसे भी ज़्यादा उनके पेपर्स हैं। और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, मेडिसिन तो अनसर्टेन साइंस है ही। मेडिसिन एक अनसर्टेन साइंस है जिसको कि हम पकड़ करने में, उसको नाप तोल करने में, और क्योंकि लोगों में ह्यूमन वेरिएशंस बहुत होते हैं, सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। जैसे एक पिक्चर है अभी तारे जमीन पे, सबका नॉर्मल होता है, और वो कुछ हद तक वो सही भी है, क्योंकि हमको लगेगा इस पॉपुलेशन के लिए जो एबनॉर्मल है, दूसरे पॉपुलेशन में वो शायद कुछ ज़्यादा उस इम्पैक्ट नहीं होता उसका। कई फैक्टर्स आ जाते हैं, रेशियल फैक्टर्स आ जाते हैं, ओबिसिटी आ जाता, लाइफस्टाइल आ जाता, तो एक ही बीमारी दूसरे में ऐसा नहीं काम करेगा। या दवाई भी एक में असर करेगा, दूसरे में नहीं करेगा। बारीकी वाले कई ऐसे चीजें हैं, वेरिएबिलिटी बहुत है। और हम मेजर करने के जब हम बनाते हैं, और आजकल उसको हम मॉडल्स बनाते हैं, हम कई चीज़ें सिंप्लीफाई कर देते हैं, जो हमने बताया बिल्कुल इग्नोरेंस हो जाता है। तो इसी को 20 साल पहले, आज से 20 साल से भी ज़्यादा हो गया शायद, 20-25 साल पहले हम लोग दोनों एफएमसी में थे, तो एक किताब लिखना हमने चालू किया था स्टैटिस्टिक्स का। क्योंकि ये चैलेंज था, साइकियाट्रिक डिजीज कैसे मेजर करना, कैसे स्केल करना, स्ट्रेस का कैसे स्केल करना, फिर उसको आंकड़े में कन्वर्ट करना। और ये
बाकी बीमारी में तो है ही, और साइकेट्री में और साइकोलॉजी मनोविज्ञान में और मुश्किल है। पर जरूरी भी है, क्योंकि आजकल मनोवैज्ञानिक साइकेट्रिक इलनेस बढ़ रहा है। तो तब मैं, क्योंकि मैं एपिडेमोलॉजी में था, मेरे साथ स्टैटिस्टिक्स में भी थोड़ा मेरा काम करना पड़ता है, क्योंकि एपिडेमोलॉजी बड़े पैमाने में पॉपुलेशन लेवल में, तो थोड़ा मेरे को एक्सपर्टीज था। और जो स्टैटिस्टिशियंस होते थे, जो मैथमेटिशियंस होते थे, जो आंकड़े से ही देते थे, उन लोग का क्या होता था कि वो इतना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स बन जाता था कि मेडिकल बैकग्राउंड वाले को समझ में नहीं आता था। मेडिकल बैकग्राउंड वाले को समझ में नहीं आता था, क्योंकि उनका इतना मैथमेटिक्स बेस्ड नहीं होता, या आंकड़े से थोड़े ये होते। और स्टैटिस्टिशियन को क्या होता है कि मेडिकल टर्म समझ में नहीं आता। मेरे को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है एफएमसी में ही। जब मैंने एफएमसी में मैं आया था, ज्वाइन किया था, हमारा तो आर्म फोर्सेस में रोटेशन होता है, तो मैं 4-5 साल रहते फिर बाहर चले जाते। तो मैं जब नया नया एफएमसी में आया था, उसी टाइम 2000 करीब 1999 में शायद, तो उस टाइम हमारे एक स्टैटिस्टिशियन थे, लेक्चरर मिस्टर बसनर, वो भी एफएमसी में नए नए आया था और आईआईटी वगैरह से पास किया था मैथमेटिक्स। और हम दोनों का कमरा बाजू बाजू में था, तो हमारा इंटरेक्शन होता था, फिर जान पहचान हो गया। फिर पता चला कि हम उनसे डरते थे कि नंबर नहीं समझ में आ रहा, और वो हमसे डरते थे कि मेडिकल टर्म नहीं समझ में आ रहा। बाद में हमने एक दूसरे से जब, और धीरे धीरे हम लोग ने, क्योंकि जो स्टैटिस्टिशियन होता है उसको थोड़ा मेडिकल ओरिएंटेशन से होना पड़ता है। उनको एक क्या होता है, अगर ऐसे स्टैटिस्टिशियन अलग काम करे और मेडिकल डॉक्टर अलग रिसर्च करे, क्या होता है वो अपना रिसर्च कर लेते हैं जैसे तैसे, और फिर स्टैटिस्टिशियन के पास जाते हैं कि इसका कुछ बना दो। उस टाइम क्या है कि नीब अच्छे से नहीं डलता है, मेजरमेंट्स ठीक से नहीं होते हैं। और फिर वो जो स्टैटिस्टिशियन थे हमारे, क्योंकि हम दोनों में काफ़ी इंटरेक्शन हो गया था, काफ़ी कम्युनिकेशन गैप दूर हो गया था, तो वो कुछ हमारे बातें समझने लगे, मेडिकल क्या रिक्वायरमेंट है, और हम उनके बातें समझने लगे। और उससे क्या हो गया कि एज अ डॉक्टर हमको बहुत मुश्किल से समझ में आया स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट्स। और स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स या आंकड़े या मैथमेटिक्स, आपको मालूम है कई डॉक्टर लोगों को थोड़ा हिचकिचाहट रहता है। तो हमको पहले तो कुछ नहीं समझ में आता, आंकड़े स्टैटिस्टिक्स। और पहला स्टेज तो कुछ समझ में नहीं आता, दूसरा स्टेज है थोड़ा बहुत समझ में आता है, सेंसिटिव है, पर हम सही में नहीं समझते हैं। और उसके बाद वाला स्टेज है, तीसरा स्टेज है कि हमको समझ में आता है, हम सही में समझ जाते हैं, पर हम जब अगले को समझाते हैं, हमको लगता है हमने अगले को समझा दिया है, पर अगला कुछ समझ नहीं आता, अगले को कुछ समझ नहीं आता। वो तीसरा स्टेज है। चौथा स्टेज है कि हम समझाते अगले को है, और अगला भी समझ जाता है। तो वो एक स्टेज है जब हम कम्युनिकेट अपने इसमें कर सकते हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी में। और अभी जो आखिरी स्टेज आता है कि हमको पता चलता है कि इसमें बहुत कमियां हैं, विलफुल इग्नोरेंस, कई चीजें नजरअंदाज होता है, ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। ये आखिरी स्टेज है, और वो शायद हार्डली 1% लोगों को समझ में आता। 80-90% लोग कहीं अटक जाते हैं कि यार ये अभी स्टैटिस्टिक्स है, ये तो बहुत तगड़ा चीज है, अभी इसके आगे अभी ये चीज अभी साइंस इज सेटल्ड, इसके आगे अभी ऐसा नहीं है। ये हमको तलाश, सच्चाई का तलाश कभी खत्म नहीं होता है। तो ये सब हमारा खुद का सेल्फ लर्निंग पीरियड था। सेल्फ लर्निंग तो हमेशा चलता रहता, अभी भी सेल्फ लर्निंग चल रहा है। तो हमारा सेल्फ लर्निंग पीरियड में हम और जो डॉक्टर चौधरी थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसा एक किताब लिखें जो कि एक आम डॉक्टर को समझ में आ जाए। और मैं ये चीज़ दावे के साथ कहता हूँ कि अगर डॉक्टर समझ जाएगा तो आम आदमी भी समझ जाएगा, क्योंकि कई बार आम आदमी का आईक्यू थोड़ा डॉक्टर के आईक्यू से ज़्यादा रहता है। पर्टिकुलरली जो इतने बिजी रहते हैं, जितने क्लिनिकल है, वो हाथ का काम करते हैं, वो सर्जरी करते वो, तो इतना टाइम ही कहाँ है उनको समझने का, क्योंकि ये सब स्टैटिस्टिक्स में टाइम लगता, कंसंट्रेशन रखता, कंसेप्ट रहता। तो उन्होंने ऐसा हम लोगों ने फैसला किया कि हम एक स्टैटिस्टिक्स का किताब लिखे।
जो कि डॉक्टर ही लिखेंगे, क्योंकि जहाँ स्टैटिस्टिशियन आते हैं वो समझ में नहीं आते। थोड़े बहुत उसमें हम थोड़ा ये करेंगे जो कि सिंप्लीफाई कर देंगे, पर इतना भी सिंप्लीफाई नहीं करें कि ज़रूरत से ज़्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन। आइंस्टाइन ने भी कहा था कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें को सिंप्लीफाई करना चाहिए पर ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए। पर मुद्दे वाले चीज़ें में जहाँ पे नींव कमज़ोर ना हो, जैसे सीमेंट कमज़ोर ना हो, ईंटें कमज़ोर नहीं हो, कि इमारत कभी गिर ना जाए। ऊपर से तो बहुत बड़ा इमारत लग रहा है, जैसे बहुत बड़ा स्टडी लगता है, बड़ा बड़ा स्टडी आते हैं आजकल बड़े बड़े जर्नल्स में। तो वो देख के डर जाता है कि अब कभी भी अगर कोई एक थोड़ा सा एक इमारत के नीचे देखे और नींव देखे, उसको अगर हिला दे तो पूरा स्टडी नीचे आ जाता है। और आजकल स्टडी रिट्रैक्शन ज़्यादा होने लगे, माने छपने के बाद वापस लिया जाता है कि नींव कमज़ोर है। तो हमने वो किताब लिखना चालू किया था, हमने 2000 में चालू किया था, 2004 वगैरह। और वो किताब लिखते लिखते फिर हमने नोट्स काफ़ी बनाए थे। हमने फिर कर्नल चौधरी को दे दिया था। हमने स्टार्ट किया था, काफ़ी स्टार्ट किया था सिंपल वे में, जो कि आम डॉक्टर समझ जाए, और सिंपल वे में किया था। और उसके बाद फिर हम दोनों अलग, हमारा पोस्टिंग हो गया नॉर्थ ईस्ट। चौधरी साहब भी चले गए चंडीगढ़, दोनों ने फिर अलग अलग फौज छोड़ दिया। हमने दोनों ने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया 2005 को। उसके बाद इत्तेफाक से चौधरी साहब रिन पास में नौकरी किया, 10-15 साल वहाँ नौकरी किया बिहार में। मैं पूना में था, तो हमारा कांटेक्ट थोड़ा डिस्टेंट हो गया। उसके बाद इत्तेफाक से पिछले 5-6 साल से 7 साल से वो भी पूना आ गए, और हम लोग साथ साथ एक इंस्टीट्यूशन में कर रहे थे। और वो किताब के बारे में मैं तो भूल गया था, पूरा भूल गया था मैं। और इत्तेफाक से कुछ 2-3 महीने पहले उन्होंने बोला यार वो किताब हमने चालू किया था ना, उसमें हम उसको अभी हम पब्लिश करने की सोच रहे हैं, और चैप्टर्स ऐड किए हैं, और कई यंग पीपल भी लिए हैं जो कि आगे बढ़ा है उसको। क्योंकि हम तो ओल्ड टाइम के थे, हमारे टाइम ये सब नहीं आया था, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमने तो जो फंडामेंटल्स थी, जो बुनियाद था जो स्टैटिस्टिक्स का जो कि होना चाहिए, उसमें शुरू के चैप्टर्स हमने लिखे थे। और उनके जो यंग काफ़ी होशियार है आज का जनरेशन, आईटी से भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी थोड़ा जानकारी है। अभी मेडिसिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप बहुत सुनते हैं। अब वो क्या, हर चीज़ को ओवरसोल्ड किया जाता है, जैसे स्टैटिस्टिक्स को ओवरसोल्ड किया जाता, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ओवरसोल्ड किया जा रहा है। हाइप है, ये है वगैरह है। कितने फायदे होंगे, कितने कमियां होंगे, वो भी जानना जरूरी है। और हमको कमियां कोई, तो इसमें एक किताब हम जो हमने शुरुआत किया था, अब वो उनका बड़प्पन है कर्नल चौधरी का, कि उन्होंने मेरा नाम रखा, क्योंकि मेरे साथ कई बार हो चुका है ऐसे। हम लोग काफ़ी एक्सचेंज करते हैं, नोट्स करते हैं, कई बार पूरा डेटा हम शेयर कर लेते हैं, पूरा पेपर हम लिख देते हैं और भूल जाते हैं। और हमारे साथ कई बार हो गया है कि बाद में देखा है अगले ने उसका पब्लिश कर दिया है और हमारा नाम कहीं नहीं है। पर चलता है, मैं बोला चलो दुनिया है, होता है। कभी मैंने इसका कभी अफसोस नहीं मैंने महसूस किया। पर मैं अभी बड़प्पन भी हो जाता है, वो कहते हैं ना, इतना बड़प्पन है कि मैं खुद काफ़ी ये हो गया कि ऐसे लोग भी हैं जो कि मेरा नाम सबसे ऊपर रखे है। और अगर, क्योंकि 20 साल हो गया था, हम किताब के बारे में भूल भी गया था, पर उन्होंने मेरे नोट्स थे उससे किताब बनाया। तो उस किताब में मैं थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, कि हमने जैसे अभी हम किताब पढ़ते हैं अंग्रेजी में, प्रॉब्लम होता है, स्टैटिस्टिशियन लिखता है, कोई फिलोसोफर लिखता है, उसको हमको समझने में टाइम लगता है। तो हमने जो महसूस किए है अपनी तकलीफ समझने में, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने उसको एक, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं वैसे सिंपल लैंग्वेज में वो किताब को लिखा है। और किताब का जो मेन थीम है वो एक डायग्राम में पूरा आ जाता है, वो मैं डायग्राम आपको बताऊंगा। तो ये किताब ये है, ये स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइड फॉर क्लिनिशियंस। ये देखना, ये चौधरी साहब ने अपना नाम दूसरे में रखा है, मेरा ऊपर, अगर वो उड़ा भी देते तो मेरे को याद नहीं था, तो चलो बहुत बड़प्पन है उनका। तो ये की कंसेप्ट ऑफ क्लिनिशियंस को सिंप्लीफाइड। तो ये क्या है कि हम बेसिक इसके जो सिद्धांत है
और इसमें क्या है कि डॉक्टर्स ने लिखे, सभी डॉक्टर्स है इसमें, एक भी ये नहीं है, पर जो डॉक्टर्स है जिन्होंने एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया है, एक पुराना स्टैटिस्टिक्स है उसका एप्लीकेशन, और डॉक्टर समझ सकता है अगला का कितना चीज डिफिकल्ट होगा कुछ चीज समझने में, उसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमने ये कंसेप्ट्स के ऊपर ज़्यादा ये दिया है। कंसेप्ट्स मतलब सिद्धांत, प्रिंसिपल्स और कॉमन सेंस। हर चैप्टर में हमने कॉमन सेंस को रखा है, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स के टेक्स्ट्स होते हैं जो स्टैटिस्टिशियन लिखते हैं, उनको, उनके लिए वो कॉमन सेंस है, उनका लेवल हाई होता है। पर आम आदमी के लिए कॉमन सेंस नहीं है। कॉमन का डेफिनेशन है कि आम आदमी को जो समझ में आए। तो हमने वो रखा है, क्योंकि हमारा समझ कम है, इसीलिए हमारा हमारा लिखाया चीज़ कम समझ डॉक्टर्स को समझ में आएगा और आम आदमी को समझ में आएगा। और कोशिश किया है कि हम पूरे कंसेप्ट को कैप्चर करें, क्योंकि आजकल देखिएगा, आजकल तो सब कुछ मशीन ही कर देगा। आप जो बोलेंगे हमको ये, पर आपको बताना है कि हमको ऐसा वाला टेस्ट लगेगा, हमको ये वाला एनालिसिस करना है। आपको वो कंसेप्ट मालूम है तो आप मैक्सिमम यूज़ करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी अच्छा यूज़ करेंगे, मशीन लर्निंग का भी अच्छा यूज़ करेंगे। तो मशीन लर्निंग वगैरह बाद में है, पर हम बेसिक चीज़ें स्टार्टिंग में दिए हैं। और इसलिए मेरे को लगता है ये किताब आम आदमी भी पढ़ सकता है। और ये जरूरी है आम आदमी को ये मेथड्स थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि ये एक प्रकार का ब्लैक बॉक्स हो जाता है, और आप फिर आंख बंद करके कोई भी स्टडी को आप विश्वास कर लेते हो। स्टडी को थोड़ा देखना चाहिए, इसमें जो हमने कंसेप्ट दिए हैं कि इससे क्या होगा। आप कोई भी पेपर पब्लिश होता है, कोई चीज़ का एसोसिएशन या कोई चीज़ को बोला कि इसमें कोई एसोसिएशन नहीं है, उसका मेथड्स आप समझ सकते हैं। इसके किताब के में जो प्रिंसिपल्स है उसको अगर आप दिमाग में रखें एंड कॉमन सेंस यूज करें। ये मतलब वो है कि मेडिकल लिटरेचर आपको पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि आजकल मेडिकल लिटरेचर में काफ़ी ये हो रहे हैं कि डॉक्टर्स भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल है ये। तो ये ऐसा एक किताब लिखा है कि आप ये किताब पढ़ के दूसरा मेडिकल लिटरेचर पढ़ सके, स्टैटिस्टिक्स को समझ सके, सवाल ठीक से पूछ सके, कमियां बता सके। क्योंकि आजकल कुछ भी चल रहा है। ऐसे ऐसे मैं पेपर्स बताऊंगा, बताया मैंने, कुछ पेपर ऐसे बताए हैं कि कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया, कुछ चीज़ों को ठीक से मेजर नहीं किया, और बहुत अच्छा स्टैटिस्टिक्स लगा दिया। तो लोग क्या है, अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। तो इसमें एक डायग्राम हमने स्टार्टिंग में दिया है, वो डायग्राम के ऊपर हम ये करेंगे। ये पूरा किताब का, ये स्टार्टिंग में ही हमने, पहले स्टार्टिंग में ही हमने दिया है कि एक सुअर को कैसे तौलते हैं, ये वेइंग द पिग। ये कहाँ से लिया मैंने, ये आप देखेंगे इसमें। इसमें अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं तो इसमें एक तरफ ये देखिएगा, एक तरफ एक पिग है, सुअर, और दूसरी तरफ क्या है, किसके ऊपर सुअर है, एक प्लैंक है, वुड का प्लैंक है, एक सीधा, जैसे अपन वो होते हैं ना पार्क में बच्चे खेलते हैं सी सॉ, ये, और नीचे बीच में एक फलक्रम है। ये फलक्रम है इसमें। और इस तरफ क्या है, इस तरफ है हम पत्थर रख रहे हैं, एक तरफ सुअर को रख रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े बड़े बोल्डर रख रहे हैं। और और नीचे क्या है, यहाँ पे जो प्लैंक है, ये सीधा जो प्लैंक बिल्कुल वे हो रहा है ठीक से, और यहाँ फलक्रम है, इसको हम बायोस्टैटिस्टिक्स है, ये हमारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक से हम करते हैं। और ये सुअर को हम सच्चाई समझते हैं, ट्रूथ। जो हमारा रिसर्च में है कि असली क्या है, वो ट्रूथ। दवाई काम कर रहा है कि नहीं, हो सकता कर रहा है, हो सकता नहीं कर रहा, पर सच्चाई ट्रुथ क्या है, या दवाई दवाई का कुछ दुष्प्रभाव है कि नहीं, ट्रुथ क्या है। और दूसरे तरफ क्या करते हैं हम, बोल्डर लगा दिए हैं। तो ये मैंने एक दिए हैं नीचे, एक एब्रामसन का किताब है, रिसर्च मेथड्स इन कम्युनिटी मेडिसिन। उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है, उसमें बताया कि इकोनॉमिक्स रिसर्च जो होता है, जैसे मैंने कहा स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स से आया है। उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक रिसर्च क्या है कि उन्होंने ये वेइंग द पिग कहाँ से उन्होंने ये उदाहरण दिया है। बोला कि बहुत पहले जमाने में हमारे यहाँ भी हाट होता था, वो पुराने यूरोप में भी हाट होता था, जहाँ पे लेन देन चलता था कि हम आपको गाय देंगे, आप हमें अनाज दे दो, एक्सचेंज बार्टर सिस्टम। बोलता उन जमाने में इतना वेट वेट वेइंग ऐसा नहीं था।
तो वहाँ पे सुअर को कैसे तौलते थे, एक सीधा सा प्लैंक लेते थे, उसको एक तरफ सुअर को रखते थे और दूसरी तरफ बड़े बड़े बोल्डर रखते थे। और जब बिल्कुल सीधा हो जाता था प्लैंक, देखते थे बिल्कुल सीध में है, तब वो बोलते थे कि ये जितने इस तरफ बोल्डर है, पत्थर है, ये इसका फिर टोटल करते थे, हर पत्थर का वजन को अनुमान लगाते थे कि ये पत्थर इतना बड़ा है, इतने केजी का हुआ है, और फिर जोड़ लेते थे, टोटल कर लेते थे। टोटल करने के बाद बोलते थे कि ये है हमारा सुअर का वेट। तो ये वो कहना हुआ है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो ये सब हमारे क्या है कि ये कई चीजें हैं। देखिए इसमें अगर आप ठीक से देखेंगे, केस डेफिनेशन पहला बोल्डर है, केस, हम केस कैसे डिफाइन करते हैं। अगर हम केस को ही ठीक से नहीं डिफाइन करते, कुछ आंकड़े हम बना रहे, कुछ स्टैटिस्टिक्स बना रहे केस के, तो वो एक पत्थर हो जाएगा। हम केस डेफिनेशन अगर ठीक नहीं हुआ हमारा, अभी आपने देखा महामारी में केस डेफिनेशन, हेल्दी आदमी का भी एक कोई टेस्ट किया आरटीपीसीआर, वो केस बन गया। तो वो एक पत्थर गलत आ गया। उसके बाद आ गया आपका इसके बाद मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स में हमारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, हमने कैसे मेजर किया। और जैसे मैंने बताया साइकेट्री में बहुत मुश्किल होता है मेजर, उसके लिए बहुत उन लोग स्केल डेवलप करते हैं करते हैं, पर उसमें एक कच्चा चीज आ जाता है, उसमें एक कमजोरी आ जाता है, उसको मद्देनजर रखना पड़ेगा कि हम खाली ये लकड़ी का जो ये है, लकड़ी का पट्टा है, ये स्टैटिस्टिक्स है, हम इसका हम देख रहे हैं, हर कोई का नज़र इसमें चला जाता है, बिल्कुल ये बिल्कुल बैलेंस हो गया। पर अगर यहाँ पे बोल्डर में अगर केस डेफिनेशन और मेजरमेंट ही गलत हो गया, मेजरमेंट एरर। फिर ऑब्जर्वर बायस। ऑब्जर्वर बायस मैंने जो कर रहा है रिसर्च, उसका कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं, वो एक पत्थर वो आ जाता है, बोल्डर आ जाता है। उसके बाद सैंपल सिलेक्शन कैसे किया, सिलेक्शन बायस। आपने खाली हेल्दी लोगों को लिया, खाली रिच लोगों को लिया, या एक ग्रुप में रिच लोग हैं, एक ग्रुप में पुअर लोग हैं, और फिर आपने देखा वैक्सीनेशन स्टेटस से बीमारी बच गया। हो सकता है जो लोग, तीसरा फैक्टर आ गया, जो कि जो रिच होगा वो वैक्सीन लेने के भी उसके चांसेस ज़्यादा है, और उसका एक्सपोजर के भी चांसेस कम है, उसका हाउसिंग अच्छा होगा, वो अपने कार में जाता होगा, पब्लिक बस में नहीं जाता होगा। तो वो फिर एक गलत आ जाएगा वो फैक्टर। या फिर आपने कंट्रोल ग्रुप ठीक से नहीं लिया, जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि आप देख रहे हैं कि इसका कुछ दुष्प्रभाव है, आपने एक यहाँ से लिया जो लोग का कोई दुष्प्रभाव हो गया, हम कंपेयर कर रहे हैं जिसको दुष्प्रभाव नहीं हुआ। कंट्रोल भी आप उसी लोकेलिटी से लिए, तो उन्होंने भी वो दवाई लिया था और वो इंटरवेंशन लिया था, तो आपका तो वो ये गलत हो गया ना। आपने जो कंफाउंडर आपने ले लिया, वो बायस हो गया। तो इस चीज से ये, तो ये इसमें हमने ये पॉइंट्स हम पॉइंट वाइज हमने दिए हैं कि हम एक किताब में क्या कहना चाहते हैं कि अभी ये हम का स्टैटिस्टिक्स का जो अभी स्टेज है, जो आजकल यूज हो रहा है, वो 500 साल पहले हार्ट में जैसे सुअर को तौलते थे, अंदाजा से तौलते थे, इतना मतलब हमारा ये इनपरफेक्ट सिस्टम है हमारा, बिल्कुल ये नहीं है, बिल्कुल हमारा सक्षम नहीं है। तो ये कमियां दूर करके हम आंकड़े और स्टैटिस्टिक्स और उसके ऊपर फिर मॉडल बनाते हैं, जबकि इतना नीब में इतना कमजोरी है। तो ये फिर पूरा किताब का यही ये एक भाव है। ये डायग्राम में हमने पेश किए हैं। और अब्रामसन से भी हमने इसके ऊपर एक पहले लेख भी लिखा था, एक हमने इसके ऊपर एक संपादकीय भी लिखा था, वो फिर अब्रामसन को भी हमने भेजा था, उनसे परमिशन लिया था इसको इस्तेमाल करने का। डायग्राम तो हमने बनाया है, मतलब हमारे डॉटर ने बनाया है, डायग्राम नहीं है, ऐसे ही स्केच है, ये तो आ जाता है, कोई ऐसा नहीं है। पर उन्होंने नरेशन दिया था अपने किताब में, उसको हमने इसके ऊपर हमने इसको, हमारा पूरा ये है कि ये चीज़ को देखना है, ये चीज़ को हम कैसे कम करें, हमारा मेजरमेंट एरर को इम्प्रूव कैसे करें, रिफाइन कैसे करें, हमारा सैम्पलिंग क्या है। और ये सब जब भी हम कभी कोई रिजल्ट को ये करते हैं, तो ये हम ये इसके ऊपर ना ध्यान दें। ये जो सीसॉ है, इसको सीसॉ कहते हैं, क्या कहते हैं, ये जो लकड़ी का सीधा ये है, पटिया है, और ये है, सबका नज़र इसी में चला जाता है, अरे बहुत अच्छा स्टडी है, हमको ये वाला ये ट्रूथ को देख रहे हैं, हमको इस तरफ देखना चाहिए, ये इस तरफ क्या क्या चीज़ है, इसको अच्छे से आपको देखना चाहिए। कोई भी चीज़ स्टडी, कोई भी रिसर्च है, तो आपको कुछ चीज़ें देखना चाहिए कि उसने कैसे केस को कैसे डिफाइन किया।
हेल्दी लोगों को भी अभी आपने केस बना दिया, तो वो तो गलत हो गया ना पूरा। उसके बाद आपने दूसरे फैक्टर्स को आपने कंसिडर नहीं किया। अभी देखिए, अभी कई फैक्टर्स हैं। उसका न्यूट्रिशन आ जाएगा, उसका हेल्थ आ जाएगा। हमारे जैसे कंट्री में तो मेन फैक्टर तो यही सब है ना। मेल न्यूट्रिशन है, बच्चे में कुपोषण है, उससे काफी डिजीज का फर्क हो जाता। जो चीज उधर लागू होता वो चीज इधर नहीं लागू होगा। तो हमको इसी के बारे में बात करना था कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसे सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। और किताब का मैं दे दूंगा, लिंक दे दूंगा कहाँ से मिल सकता है। किताब थोड़ा महंगा है, 1800 रुपये का है। मेरा भी उधारी से लाया, मेरे पास भी नहीं है किताब। हमने, मेरे पास जो कॉपी मिला था मैंने अपने लाइब्रेरी में उसको डोनेट कर दिया है। तो अभी मेरे को भी मंगाने के लिए 1800 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर अपने जो लोग डॉक्टर हैं उन लोग को अपने लाइब्रेरी में मंगा सकते हैं। और शायद डॉक्टर जो लोग रिसर्च में इंटरेस्ट लेते हैं, और खाली डॉक्टर नहीं है, ये जो स्टैटिस्टिक्स है कोई भी रिसर्च में आजकल इस्तेमाल हो रहा है, सभी रिसर्च में, बल्कि मेडिसिन में तो सबसे बाद में आया, इकोनॉमिक्स में चालू, बायोलॉजिकल साइंसेस में, सोशल साइंसेस में। तो जो लोग रिसर्च कर रहे हैं सोशल साइंस में, रिसर्च आजकल हर जगह रिसर्च करना पड़ता है, वो भी एक नया ये है, गेम है कि रिसर्च करो। कि उसके बारे में भी हम किसी दिन बात करेंगे कि उससे भी कितना नुकसान हो रहा है, कि हर लोगों को दबाव दिया जाता है रिसर्च करो, उसका उसमें भी सही रिसर्च नहीं हो रहा है, क्वांटिटी में ज़्यादा हो रहा, क्वालिटी में कम हो रहा। तो अभी तो मेरे को लगता है जितने लोग अभी पढ़ रहे हैं, फैकल्टी में है, कोई भी फील्ड में हो, चाहे आर्ट्स फील्ड में हो, चाहे सोशल साइंसेज में हो, चाहे बायोलॉजी में हो, डॉक्टर लोग को तो करते हैं रिसर्च, पर वो जबरदस्ती करते हैं कि उनको करना पड़ता है अगर वो टीचिंग में है। तो ये किताब सबके लिए सिंपल वे में स्टैटिस्टिक्स का कैसे, कॉन्सेप्ट्स क्या है, कॉमन सेंस को ना भूले। तो और आम आदमी भी जिसको इंटरेस्ट है, जो लॉयर है, एक्टिविस्ट है, उसको मालूम होना चाहिए एविडेंस को कैसे, पर्टिकुलरली जो लीगल इसमें है, एक्टिविज्म वाले भी एविडेंस को, एविडेंस है ये कोर्ट, एविडेंस में कैसे कमियां आ सकती है। और आजकल बहुत सारे एक्सपर्ट्स बिगड़ समझ के इन कमियां को बोलते रहते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर, सेलिब्रिटी डॉक्टर, ये स्टडी ने इसको क्लीन चिट दे दिया, क्लीन चिट दे दिया, पर ये इसको पढ़ के अगर वो स्टडी को फिर से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वो क्लीन चिट कितना अनक्लीन चिट है। तो इतना ही मेरे को मैसेज देना था। मैं किताब को कोई ऐसा नहीं है कि प्रमोट कर रहा हूँ, पर हमने लिखा है, और 20 साल पहले लिखा था, अभी भी मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो फिर से मेरे को कुछ चीज़ रिवाइज हो रहा है, क्योंकि बीच में इतना हम भी बिजी हो जाते हैं दूसरे चीज़ में। तो आज इतना ही हमको बताना था। धन्यवाद।